तब बात करते हैं कोरोना के हवाले से। कोरोना वैक्सीन लगाने का जो अमल है वो जारी है। पाकिस्तान भर में 35 लाख से ज़ायद लोगों को कोरोना की मुकम्मल डोज लग चुकी है। दूसरी जानिब एक मरतबा फिर पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से अमवात में कुछ इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता रोज़ कोविड के बायस मजीद 40 अफराद जान की बाजी हार गए थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना वायरस आपको अफेक्ट कर सकता है? फिर क्या कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद एंटीबॉडी टेस्ट करवाना लाजमी है? फिर उधर भारत में एक नई किस्म आ गई है, डेल्टा प्लस जो है ये दरियाफ्त हो गई। ये नई किस्म क्या है, कितनी ख़तरनाक है? और पाकिस्तान में कोरोना की जो चौथी लहर है उसके हवाले से भी असद उमर साहब का बयान था। उस चौथी लहर के कितने इम्कानात हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। साबिक मुआविन खुसूसी सेहत जनाब डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेहतमंद पाकिस्तान का सेगमेंट हमारा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर 3-4 चीज़ें हैं जी। हाँ। एक तो ये जो 4th वेव वाला बयान था, पहले तो हम उसी से शुरू करें कि हमारे यहाँ पे एक वैक्सीनेशन का भी सिनेरियो चल रहा है। चीज़ें ईज आउट भी हो गई हैं, मामलात स्कूल्स भी खुलने की तरफ, मॉल्स भी, सब ये सारा जो शॉपिंग सेंटर्स हैं ये सब खुल रहे हैं। तो अब हम फिर चौथी वेव को आता हुआ देख रहे हैं या कितने उसका इम्कान प्रोबेबिलिटी है? मैं आपको याद करवाऊंगा कि जब तीसरी वेव नहीं थी तो हम तीसरी वेव की बात कर रहे थे। तो जब पूछा जाता था कि तीसरी वेव आएगी या नहीं आएगी तो बड़ा मुबहिम सा जवाब होता था, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। एग्जैक्टली यही जवाब अभी भी है। ओके। लेकिन असद उमर साहब के बयान की एक खसूसी अहमियत ये भी है कि वो बयान देने का मकसद यकीनन ये भी है कि लोग अपने गार्ड्स डाउन ना करें। अच्छा। लोग बदएहतियाती शुरू ना कर दें और अपने जहन में ये रखें कि इट्स नॉट ओवर, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, ये बढ़ भी सकता है, किसी वक्त भी बढ़ सकता है। और देखें जैसे आपने दूसरा आपका जो पॉइंट था अबाउट डेल्टा वेरिएंट जी तो वेरिएशन जो है वायरसेस के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। कुछ वेरिएंट्स पहले की निस्बत ज़्यादा यानी उनके अंदर वो असरात नहीं वो पैदा करते कि जिसकी वजह से ज़्यादा बीमारी पैदा हो, कुछ ज़्यादा ख़तरनाक हो और कुछ ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और वो कुछ न्यूट्रल होते हैं। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में डेल्टा पे भी बात करते हैं, लेकिन डेल्टा या इसके बाद जो आने वाले वेरिएंट्स हैं उन वेरिएंट्स का पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिविटी की तरफ या नेगेटिविटी की तरफ। सही। तो अगर तो ज़्यादा वेरिएशन इस तरह की ना हुई कि जिसकी वजह से बीमारी तेज़ी से फैले और उसके अंदर शिद्दत पैदा हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि अच्छा वक्त है आने वाला। बिल्कुल। लेकिन अगर उसमें ज़्यादा नेगेटिविटी है तो फिर 4th वेव भी आ सकती है, 5th वेव भी आ सकती है। तो इसके बारे में आपका नजूमी होना ज़रूरी है। मेडिकल नजूमी। हाँ, कि आप ये प्रिडिक्ट कर सकें कि ये आएगी कि नहीं आएगी। बट इट विल गो ऑन विद अस, ये तो तय है। अभी वी आर लिविंग थ्रू ग्लोबल पैंडेमिक। ग्लोबल पैंडेमिक इज़ नॉट ओवर। बिल्कुल सही है। और हमें उसको उसी तरह उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सही है। वैक्सीनेशन और डेल्टा पर आते हैं कि अब जैसे क्योंकि वैक्सीनेशन का भी इस वजह से कि वैक्सीन आपने लगवाई एक वेरिएंट की, नया वेरिएंट आ गया तो फिर आपके लिए वो यूजलेस हो जाएगी क्या? अभी तक जो एविडेंस अवेलेबल है, जो मुशाहिदा है अभी तक, उसके मुताबिक डेल्टा वेरिएंट जो है, पहली बात यह है कि इसके नाम के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ। नाम मेरा ख्याल है इसलिए भी तब्दील किया गया कि पहले ये मुल्कों के नाम से वेरिएंट्स आ रहे थे। वो यूके, इंडियन वेरिएंट, ब्राज़ीलियन वेरिएंट, और फिर वो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, यूके वेरिएंट बहुत बड़ी देर चलता रहा पाकिस्तान में। तो मेरा ख्याल है ये एक तो ये अच्छी तब्दीली है कि हमने मुल्कों का नाम ब्रांड कर दो उसको। बात भी सही है। अच्छा, दूसरा ये है कि ये डेफिनेटली जेनेटिक चेंज है वायरस के अंदर, और इससे जो अभी तक पता लग रहा है वो ये है कि एक तो ये इसका फैलाव ज़रा ज़्यादा है पहले की निस्बत, और दूसरे ये कि सिम्टम्स के अंदर तब्दीली है। तो टिपिकल जो एक ज़ुकाम की कैफियत होती है उससे ये शुरू होता है और फिर इसकी ये इससे वो बढ़ता है आगे। तो कहने की बात ये है कि अगर किसी को पाकिस्तान के हवाले से अगर किसी को भी ज़ुकाम जैसे सिम्टम्स हैं तो मेरा ख्याल है उनको टेस्ट करवाना चाहिए। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन उसकी है। बाकी अभी इसका जो कितना ये लीगल है, कितने इसके वेरिएंट्स डिफरेंट हैं, कितने लोग रिकवर करेंगे, ये सारा अभी अंडर एग्जामिनेशन है। अभी हम इसके ऊपर कोई ख़त्मी राय रिसर्चेस होती रहेंगी, सामने आता रहेगा, ख़त्मी राय नहीं अभी दे सकते। ठीक है। अब जो एक मेरा पॉइंट है वो ये है कि मैं हेल्थ के ऊपर वापस आऊँगी, कोविड से ज़रा हम साइड पे हो जाते हैं।
पीएम इमरान खान साहब ने अपनी जो आखिरी स्पीच थी उनकी पार्लियामेंट की, उसमें उन्होंने कहा कि हम यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस लेकर आए, जो कि एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है पाकिस्तान में, क्या दुनिया में बहुत बड़े बड़े ममालिक में भी नहीं हुआ। और अब जो दे भी रहे थे वो भी एक क्राइसिस में है कि हम इसको मैनेज किस तरह करें। NHS को आप जानते हैं, आपका अपना बड़ा वास्ट तजुर्बा है डॉक्टर साहब, आपने हर मुल्क में उनका हेल्थ सिस्टम स्टडी किया है, वहाँ देखा है आपने। पाकिस्तान में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ सिस्टम कैसे बनेगा? क्योंकि खान साहब यूज दिस वर्ड कि ये यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है सिर्फ, दिस इज़ अ हेल्थ सिस्टम। इस पे शिफा मेरा ख्याल है हमें ज़रा तफसील से बात करनी चाहिए। आज तो टाइम नहीं होगा, लेकिन आइंदा हम इसके ऊपर तफसील से बात, ये इट डिज़र्व लॉन्गर डिस्कशन। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस से ज़्यादा अहम जो टर्मिनोलॉजी है वो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की। ठीक है जी। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस हम उन लोगों को देते हैं कि जिनको हम कवर करना चाहते हैं, लेकिन वो इतने गरीब हैं कि वो पे नहीं कर सकते अपनी बेसिक हेल्थ केयर के लिए। तो उनको गवर्नमेंट उनके बिहाफ पे उनका प्रीमियम देती है, और उनको फिर ये फ़िक्र नहीं होती कि अगर उनकी वो या उनका कोई प्यारा बीमार पड़े तो और अगर उसको अस्पताल में दाखिले की ज़रूरत हो तो पैसों का क्या होगा? तो उनको अपने पास से पैसे नहीं देने पड़ेंगे। बिल्कुल सही है। तो ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है हेल्थ केयर के अंदर। लेकिन असल जो बड़ा कॉन्सेप्ट है वो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का है, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 साल के अंदर पाकिस्तान ने बहुत बड़ी मूवमेंट की है टुवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक ही होती है कि आपने तमाम पॉपुलेशन को कवर करना है, ठीक, और जो कम अज़ कम जो मिनिमम हेल्थ केयर है वो उनको देनी है। ठीक है। तो वो प्रायोरिटाइज्ड एक पैकेज ऑफ एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज डेवलप किया जाता है, वो पाकिस्तान कर चुका है। ओके। फेडरल लेवल के ऊपर, वो नेशनल लेवल के ऊपर हो चुका है। 22 अक्टूबर पिछले साल उसकी लॉन्च हुई थी जी। और वो जो पैकेज है वो यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब को भी बिल्कुल इसमें क्रेडिट लेना चाहिए कि पाकिस्तान पहले उन ममालिक में से है कि जिन्होंने नई तर्ज का कौमी सतह पे एसेंशियल पैकेज ऑफ हेल्थ सर्विसेज डेवलप किया है और उसकी कॉस्टिंग की है। इसी तरह अब चारों प्रोविंसेस वो डेवलप कर रहे हैं आजकल, एज वी स्पीक इट इज़ बीइंग डेवलप्ड। ठीक है जी। आइंदा के जो बजट्स हैं हेल्थ के, वो इस बुनियाद पे तय होंगे कि जो कॉस्ट गवर्नमेंट को पड़ती है इस हेल्थ पैकेज को डिलीवर करने के लिए, उसकी बुनियाद पे बजट डिसाइड होगा। अभी तक पाकिस्तान का हेल्थ बजट हम बहुत कम खर्च करते हैं, लेकिन वो इससे उसकी बुनियाद अगर आप पूछें कि वो किस बुनियाद पे आप डिसाइड करते हैं, तो वो इस बुनियाद पे डिसाइड करते हैं कि पिछले साल कितना था। अच्छा, तो अब ये एक फंडामेंटल चेंज है 0.1-0.2%। बिल्कुल ठीक है। तो अब चाहिए कितना लोगों को, कितना कवरेज होनी चाहिए। हम उस तरफ जा रहे हैं कि जहाँ नीड बेस्ड, बिल्कुल सही, नीड बेस्ड हेल्थ बजट होगा। और एक तो उसका ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का है कि पैकेज, दूसरा ये है कि जो लोग पे नहीं कर सकते उनकी भी गवर्नमेंट हिफाजत करे, उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस है। बिल्कुल ठीक है। और उसमें पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा यानी तरक्की की है इस लिहाज से कि हम मैक्सिमम लोगों को कवर किए जा रहे हैं। क्या पूरे पंजाब में तमाम लोगों की यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होनी चाहिए इसी कार्ड से? मैं नहीं समझता। ये एक कंट्रोवर्शियल नुक्ता है, इसके ऊपर हमें मजीद बात करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि उन लोगों को निकालने का खर्चा शायद हमें ज़्यादा पड़े, बजाय इसके तो हम कहते हैं KP वाले जो वजीर सेहत हैं तैमूर, उन्होंने खैर हमें इस बात का जवाब ये दिया था। लेकिन मजीद ये ऐसा टॉपिक है कि ये 2 मिनट में डिस्कस नहीं हो सकता, इस पर एक डिटेल मुफस्सिल डिस्कशन करेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए।